हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ हिंदी के शानदार सेशन में। तो जैसे आज क्रिसमस है तो आप लोगों को सबसे पहले तो क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। दिन आपका शुभ हो और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे पेपर की टाइम भी आ रहे हैं सामने। तो आप लोगों को अपनी अपनी तैयारी भी बनाए रखनी है ना। सिलेक्शन वाला क्रिसमस बने ये हम लोगों के लिए, यही कामना रहेगी। तो चलिए इसी के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे पढ़ना और सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये हैं दिसंबर के वो बैचेस जिसमें आप अपनी तैयारी के लिए खुद को इनरोल करा सकते हैं और अपनी तैयारी को मेरे साथ बनाए रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है। तो आप लोगों को एक बात मैं बता दूं अच्छे से, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? जो शब्द की शुरुआत में आते हैं, और पत्ते वो होते हैं जो शब्द के पीछे आते हैं। तो बेइंसाफी में जो उपसर्ग यूज हुआ है वो बे है। कौन सा है? बे। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द की शुरुआत में आते हैं। आप लोग अपने आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में करते रहिएगा, है ना। और बस अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। और कोई तरीका नहीं है मेरे भाई पेपर में पास होने का। आपको तो तब तक मेहनत करनी है जब तक सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद भी आप मेहनत करते रहिए अपनी और प्रमोशनल मेंटेनिंग के पार्ट के लिए, प्रमोशनल ग्रोथ के लिए, वो एक अलग बात है। बट मेहनत तो वही ज़रूरी है, सच तो यही है। सही बात है। तो चलिए इसी दिन में अपन आगे बढ़ते हैं और उसका अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए आई होप वॉइस वगैरह सब ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच का दिक्कत नहीं है सभी को अच्छे से। संग्रहित का शुद्ध रूप क्या होगा? तो संग्रहित का शुद्ध रूप है ए, संग्रहित। ठीक है, अगला उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है? तो एक बात मैं बता दूं, उज्ज्वल एक ऐसा शब्द है जिसमें दोनों जा आधे आते हैं। दोनों जा कैसे आते हैं? हाफ आते हैं, वो होता है उज्ज्वल। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका जवाब है 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग और समझ लेते हैं। 52 तो वर्ण होते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ ये वर्णमाला आपका टॉपिक हो चुका है। तो 52 वर्णों में स्वर कितने होते हैं? सर 11। व्यंजन कितने होते हैं? सर 33। इसके अलावा अयोगवाह होते हैं 2। कौन सा? एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार मतलब छोटी अंक, विसर्ग मतलब बड़ी अंक। इसके अलावा अयोगवाह स्वर व्यंजनों के अलावा एक होते हैं संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या होती है 4। छा, क्षत्रिय, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और श्रा। और एक आखिरी में आते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जिनकी संख्या होती है 2, ढा, ढक्कन और ण। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से और बहुत बढ़िया से। देखो एक बार रिवाइज हो जाता है दिमाग को, हाँ थोड़ा सा फायदा हो जाता है। आज आप लोग का क्रिसमस स्पेशल है, मॉक रखा है जिससे आप लोगों की तैयारी और बढ़िया से होती रहे। अगला सवाल इसी में आपके सामने आता है, अनुस्वार क्या होते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग हमने पढ़ा है। अनुस्वार का अर्थ होता है छोटी अंक। तो अनुस्वार वो होते हैं जिनकी ध्वनियाँ नाक से निकलती हैं। कहाँ से? नाक से। अगला, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था 33। पूरी वर्णमाला जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था ना, उससे लेके अभी जो संधि अपनी चली थी वहां तक का भी रिवीजन हो जाएगा। कुछ नई बातें आप लोगों को और सीखने को मिलने वाली हैं आज। तो बढ़िया है, सेशन फायदेमंद होने वाला है। शाशा शाह में कौन से व्यंजन होते हैं? तो शाशा शाह में जो व्यंजन होते हैं वो कैसे व्यंजन है? सर ऊष्म व्यंजन है वो, या आप इसे संघर्षी के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। व्यंजनों के बारे में मैंने आपको सिखाया था। व्यंजन जो 33 होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस भी करे थे, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो आते हैं स्पर्शी, एक आते हैं अंतस्तत और एक आते हैं ऊष्म। स्पर्शी में आते हैं का कबूतर से माँ मछली तक के। अंतस्तत में आते हैं यारा लावा और ऊष्म में आते हैं शाशा साहा। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा, थोड़ा याद रखोगे मेहनत रहेगा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो अगर मैं बात करूं तो ऊष्म व्यंजन मेरे भाई कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन आप लोगों के होते हैं सर शाशा शाह, जो हमने अभी अभी सीखे थे। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनमें मुंह में से हवा निकलती है।
ठीक है ना, मुंह से हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आई होप सो मेरी ये सभी बातें आप लोगों को अच्छे से बेहतर रूप से समझ में आ रही होंगी। ज़रूरी भी है, बढ़िया तैयारी रखो, खूब मेहनत से लगे रहो। कुमाऊनी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो उसका जवाब है उत्तराखंड में। कुमाऊनी भाषा उत्तराखंड में बोली जाती है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो ऋग्वेद कैसी संधि है, सबसे पहले आधा अक्षर आने पे व्यंजन संधि होती है। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, जैसे का कबूतर, खा खरगोश, घा गमला, घा घड़ी, णा खाली, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झंडा, णा खाली, टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डमरू, ढा ढक्कन, णा खाली, ता तरबूज, था थर्मस, दा दवा, धा धनुष, ना नर, पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भालू, माँ मछली। ये याद होनी चाहिए। अगर कभी भी तीसरा या पांचवा आधा है, इसको ध्यान रखना, अगर कभी भी 3 या 5 आधा आता है तो उसे पहले में बदल देना। इसका नियम ये होता है, अगर कभी भी तीसरा या पांचवा आधा आता है तो उसे पहले में बदल दो। ऋग्वेद इज द राइट आंसर। तीसरा या पांचवा आधा आ गया, तीसरा आधा आया या पांचवा आधा आया तो उसे पहले में बदल देना है। ऋग्वेद सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आप बीती कैसे समास है? समास क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके बनते हैं। वर्णों से मिलके बनता है तो वो संधि होता है, शब्दों से मिलके बनेगा तो समास होगा। खुद पर बीती, अब खुद पर बीती इतना लिखने की जगह मैं बोल दूं आप बीती, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कारक प्रधान समास होता है तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में क्या आता है? और, एवं, या, ये सब आता है। द्विगु समास संख्यापद होता है, इसमें संख्या आती है। कर्मधारय समास में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष से आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। घोंसले में चिड़िया है, मैं शब्द आ रहा है मतलब अधिकरण कारक, मैं पर। इसमें आप लोगों मैं खुद को हाइड कर दे रहा हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए। इसका आपको पढ़ के ये बताना है इसमें कौन सा रस है। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने हम लोगों को दिए थे रस। सबसे पहले हमारे जो देने वाले थे वो कौन थे? आचार्य भरत मुनि थे। रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की वर्तमान में संख्या 11 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ओके। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो इन चारों में से कौन सा, इन चारों में से निम्न में कौन सा रस है इसमें? तो वर्धन की पंगतली, कुंती अराधर, पल्लव लोचन की, चपला चमकेलल बीचे चगे, छवि मोतिन माल अमोमन की, घुंघराली लटें लटके मुख पर, कुमंडल लाल कपोवन की, निछावर पाण करे तुलसी बलि जाऊं, ललाइन बोलन की। मतलब जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके दांत दिखते हैं, बड़े प्यारे मासूम से लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है वो काफ़ी। उसके जो चेहरे की चमक है बिल्कुल मोती के जैसी है। उसके जो घुंघराले बाल हैं जो उसके माथे पे आ रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि बस क्या बताएं, और अपने प्राण न्यौछावर कर दें इसकी एक झलक पाने के लिए। तो इसमें जो है वो श्रृंगार रस नहीं होगा। श्रृंगार रस हीरो हीरोइन वाला प्यार होता है, यानी कि नायक नायिका का बिछड़ना या मिलना श्रृंगार रस में आता है। करुण रस दुख को इंडिकेट करता हो, शांत रस मतलब निवेद, मतलब एक तरह से समोह माया है वो वाला हिसाब। तो इसका राइट आंसर क्या है? वात्सल्य रस होगा। यहाँ पे जब एक बच्चे की प्यार करने की बात आती है, बच्चे को प्यार करने की बात आती है, उसे स्नेह दिखाने की बात आती है, तो वात्सल्य रस रहता है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव भी स्नेह होता है। ठीक है ना। इसको किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी, तुलसी बलि जाऊं ना, तुलसी बलि जाऊं तो तुलसीदास जी हैं। चलिए अब मैं खुद को अनहाइड कर दूं। हेलो, दिख रहा हूं? चलिए सबको। हरिद्गा का तद्भव क्या होगा? यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं हरिद्गा के तद्भव शब्द की। देखिए तत्सम और तद्भव दो चीज़ें होती हैं। अच्छा सर तत्सम क्या होते हैं और सर तद्भव क्या होते हैं? थोड़ा गाइड करिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए आपने 3 तरीके के नहीं और 4 तरीके के शब्दों के बारे में बता दूँ। चलो आज एक तो आप तद्भव समझो, एक आप तत्सम समझो, एक आप समझो देशज, और एक आप समझो विदेशज। मैं खुद को फिर से हाइड कर दूं जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आ रही हो। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव होते हैं अशुद्ध रूप। हिंदी का अशुद्ध रूप तद्भव होता है। जैसे आज की डेट में हम दूध बोलते हैं, पहले इसे दुग्ध बोला जाता था। आज की डेट में हम सोना बोलते हैं, पहले इसे स्वर्ण बोला जाता था। जमाना बदल रहा है, तो वही है, भाषा को अपने लिए आसान बना रहे हैं। पिताजी कब डैडी हो गए मालूम नहीं चला, है ना, भाषा बदल गई।
हिंदी का शुद्ध रूप तत्सम शब्द है। जैसे मतलब इसे आप संस्कृत भाषा का रूप भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं पुत्र, आज की डेट में वो बेटा है ना, तो वो स्थानीय भाषा के शब्द आपके देशज शब्द होते हैं। स्थानीय भाषा के शब्द मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता, जैसे जो उस जगह पे उपयोग होते हैं, हर जगह उपयोग नहीं होते। जैसे लोटा शब्द है जो हर जगह उपयोग नहीं होगा, केवल उसी जगह यूज होते हैं। विदेश शब्द जो दूसरी भाषा के होते हैं, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कार, अब मुझे बताओ कार तो अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हिंदी में मैं कार लिखता हूँ। ट्रेन लौपत गाम नहीं है लेकिन हिंदी में मैं ट्रेन लिखता हूँ। प्लेटफॉर्म 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 भी इंग्लिश भाषा का शब्द है लेकिन इसे नॉर्मली लिखता हूँ। मास्टर, स्टेशन, तो ये सभी आप लोगों के क्या हैं, ये सभी आप लोगों के विदेशी शब्द हैं। तो फिलहाल तो क्वेश्चन इतना नहीं डीप में नहीं था, आप लोगों से ये सब बातें मैंने एक्स्ट्रा ही बताई हैं। तो तद्भव शब्द क्या है, हल्दी इज द राइट आंसर। हल्दी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिलहाल तो देखो एक क्वेश्चन पे आप लोगों को कई सारी बातें पता चल गई, यही क्लास का एडवांटेज है, फ़ायदा है, जिससे आपको एक ही बात पे कई चीज़ों का पता चलता रहता है। ठीक है, चलिए। हंसुए के बिहार में खुरपी का गीत, हंसुए के बिहार में खुरपी का गीत मतलब क्या है इसका, हंसुए के बिहार में खुरपी का गीत बेमौके की बात करना, मतलब ऐसी बात करना जो किसी तालमेल से रिलेटेड नहीं है। हंसुए के बिहार में खुरपी का गीत। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, इसका मतलब क्या है। देखिए बड़े मुहावरे और लोकोक्तियाँ बड़े अच्छे से जो प्रीवियस टाइम की थी बनाई गई हैं, जीवन में कुछ सीखने को मिलता है। इसका मतलब है बड़ों का काम बड़े ही कर सकते हैं। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं रजपाल। रचनाएं आप लोगों की अब जल्दी ही होंगी, तो एक पूरा सेशन इसका रहेगा जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें इसमें सीखेंगे, तो ध्यान रखिएगा। प्लुस्तर इसमें से कौन सा है, देखिए आप लोगों को मैंने जब स्वर पढ़ाए थे तो मैंने स्वर भी 11 होते हैं लेकिन इसको भी मैंने 3 पार्ट में बंटवाया था। पहले जो स्वर थे वो थे आप लोगों के हस्त स्वर, फिर आए थे दीर्घ और फिर आए थे प्लुत। तो हस्त स्वर क्या होते हैं, हस्त स्वर वो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, जिनके बोलने में कम समय लगता है वो हस्त स्वर होते हैं। जिनके बोलने में अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं। जिनके बोलने में ज़्यादा समय लगे। और प्लुत स्वरों की संख्या 0 होती है, मतलब एस डाले, एस का निशान लग जाता है। कहने का मतलब जो अपनी बात को लंबा खींच देते हैं तो वो प्लुत स्वर होता है। जैसे ओ, सुनो राम, तो वो प्लुत स्वर है। बाय, आप भला तो जग भला। देखिए हम लोग अगर सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल सर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होगा कुछ लेते आना, दरवाजे पे कोई आया है। प्रश्नवाचक का सवाल होगा क्या, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। संबंधवाचक होगा जो करेगा वो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है ना, जो एक तरह से जुड़ा हुआ होता है दूसरे से। निजवाचक जो होता है इसमें आप शब्द आता है, आप या स्वयं ये आता है। ठीक है, लेकिन अब सर आप या स्वयं आने का मतलब ये नहीं होगा ये पुरुषवाचक बन जाएगा, क्योंकि पुरुषवाचक में भी उत्तम मध्यम और अन्य होते हैं, उसमें भी आता है। यहाँ पे जो आप शब्द होता है ये पूरी कौम को बताता है, मतलब ज़्यादा बड़े समुदाय को बताता है। आप भला तो जग भला। जैसे मैं आपसे बोलूँ आपका नाम क्या है, तो ये पूरे को नहीं दिखा रहा है, केवल आपको दिखा रहा है आपका नाम क्या है। तो ये मध्यम तत्पुरुष समास हो, वो तत्पुरुष बोल रहा हूँ, सॉरी, मध्यम आप लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। उत्तम मध्यम अन्य होते हैं सर्वनाम में, तो ये हो जाएगा। लेकिन जब एक पूरे समुदाय को दिखाते हैं आप भला तो जग भला, तो ये जो आप है ये निजवाचक सर्वनाम के रूप में कार्य करेगा। ठीक है ना। जब आप अपनी स्वयं की मदद करोगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। तो ये किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो जो सेंटेंस सभी के लिए होता है, एक लंबे एरिया को कवर कर रहा है, तो निजवाचक होता है। अगर मैं यही शब्द केवल आपके लिए बोलूं, आपको समझ में आया, आपने कर लिया, आपने खा लिया, तो ये जो आप शब्द है कौन सा बन जाएगा, ये जो आप शब्द बन जाएगा ये बन जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ में बात आ गई। मध्यम कब बनता है और
लॉन्ग कब बनता है, अभी आप लोग सर्वनाम और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक पूरे समुदाय को ऐसा एक सेंटेंस जो एक लंबे ज़्यादा लोगों को कवर करता है तो वो निजवाचक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, अन्यथा वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम रहता है। अच्छा, मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सा वाच्य है? देखो, वाच्य आपके जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं और तीनों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आया था। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य वो होता है जिसमें कर्ता प्रधान होगा, जैसे सीता दूध पीती है, तो इसमें कौन प्रधान है? कर्ता, सीता। इसमें कर्म प्रधान होगा। दूध सीता के द्वारा पिया जाता है, यानी कि आप इसे बोल सकते हो ये पैसिव है, ये एक्टिव है, एक्टिव पैसिव आप बोल सकते हो। जहाँ पे दूध सीता के द्वारा पिया जाता है। भाववाचक क्या होगा? भाववाचक होगा कि मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे भागा नहीं गया, मुझसे दौड़ा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मेरा मन नहीं है, ये भाव होता है। तो मुझसे उठा नहीं गए कैसा होगा? भाववाचक सर्वनाम होगा, भाव इज द राइट आंसर। क्लियर है? सीता दूध पीती है, ये कर्तवाच्य है, कर्ता की प्रधानता है। दूध सीता के द्वारा पिया जाता है, ये कर्मवाच्य होगा, ठीक है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा बताइएगा? तो उसका राइट आंसर है गेहूं, गेहूं। वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता किसने लिखी है बताइए? तो इसका राइट आंसर है सुमित्रा कुमारी चौहान। सुमित्रा कुमारी चौहान नहीं होगा, सुमित्रा कुमारी चौहान होगा, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत हैं, नाम बदल दिया गया है बस यहाँ पे जानबूझ के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा। शीश का तद्भव क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। शीश का तद्भव शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शीश। चौराहा शब्द का समास क्या है? चौराहे का मतलब होता है 4 नावों वाला, द्विगु समास। कर्मधारय कौन सा होता है, कौन बताएगा? सर उपमेय उपमान वाला होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? और, एवं, या। अव्ययीभाव समास में यथा, पति और वे आते हैं, ठीक है ना। अल्लाह खंड के नाम से कौन जाना जाता है? परमाल रासो, परमाल रासो। ये एक छोटा सा आप लोगों के सामने एक पंक्ति है, और इसके बारे में आप लोगों को बताना है। पैसेज के आंसर है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, छोटी है। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पढ़ाओ, प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों भावना को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। तो इसमें क्या नहीं आता? आत्मविश्वास, स्पष्ट अलंकरण आता है, आत्मविश्वास आता है, प्रभावशाली भाषा आती है, विचारों और भावों को आदान प्रदान करना आता है। क्या नहीं आता है? देखिए, आत्मविश्वास तो है, प्रभावशाली भाषा है, विचारों का आदान प्रदान मतलब अच्छी पकड़ होना वो है, अलंकरण नहीं है, अलंकरण इज द राइट आंसर। अच्छा, संप्रेषण कला यानी कि कम्युनिकेशन मेथड को आप अच्छा कैसे कर सकते हैं? लगातार प्रैक्टिस से, अभ्यास के द्वारा। हांडी का एक ही चावल देखते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है किसी परिवार, जाति या देश का एक ही आदमी देखने से पता चल जाता है कि बाकी लोग होंगे कैसे। हाथी चले बाजार, सॉरी नॉट हजार हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अपने काम से काम रखना चाहिए, लोगों की नहीं सुननी चाहिए। आप जब खुद पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सही रहती हैं चीज़ें। हराम की कमाई हराम में गवाई। बेईमानी का पैसा बुरे कामों में ही जग जाता है, बेईमानी का पैसा बुरे कामों में ही जाता है। सिर फट गया उसका मानो, देखो यहाँ पे एक शब्द ध्यान रखिएगा,
मनु जनु, मानहु जनहु, मानो जानो। जब भी ये 6 शब्द आए तो आप आंख बंद करके बोल दो गुरुजी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस बात को बस ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग पढ़ेंगे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार और अभियालंकार। उनके भाग चलते हैं, ये उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, मानवीकरण। तो किसका कौन सा भाग है इसको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले आई होप से यहाँ तक मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हाँ मैं बच्च हूँ ओ मेरे प्यारे बच्चों, हाँ मैं वच्च हूँ ओ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। रीज़न देखो, जब आप एक किसी छवि को रंग दे देते हो, आकार दे देते हो, तो मानवीकरण हो जाता है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जाने जाते थे, तो इसका जवाब सही जवाब है प्रेमचंद को उर्दू में नवाब राय के नाम से जाना जाता था। देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद का रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम। प्रेमचंद का रियल नेम था धनपत राय, यहाँ पर रंग से लिख दूँ, प्रेमचंद का रियल नाम था धनपत राय, लेकिन उनका उर्दू में नाम था, उर्दू में उनका नाम था नवाब राय, नवाब राय। ठीक है। अगला, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो सोलंकी राजा रुद्र जी ने कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। अगला, हरी घास पे छड़ बस किसकी रचना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रचनाओं का है और मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक अच्छी बात रहेगी अगर आप लोगों को पता रहता है तो थोड़ा। तो हरी घास पे छड़ बस किसकी रचना थी, अग्गे। ठीक है। अगला, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो इसका जवाब होगा प्रिय प्रवास। अगला, काका काका उच्चारण स्थान कहाँ से है, देखो अब काका काका क्या है, आपके व्यंजन है और ये स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25, व्यंजनों की 33 है, स्पर्शी व्यंजनों की 25 है। इस फिगर को ध्यान रख लेना, सारा काम हो जाएगा। कवर की पूरी लाइन कंठ से निकलती है, कहाँ से, कंठ से। चवर की पूरी लाइन तालू से निकलती है, टवर की पूरी लाइन मूधा से निकलती है, तवर की पूरी लाइन दांतों से निकलती है। बोल के देखो, ता तरबूज, था थर्म दा, देखो दांत टच हो रहा है। और पतंग की पूरी लाइन होठों से निकलती है, पा पा, है ना, पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भालू, मछली। ठीक है। तो बोल के आप लोग देख सकते हो, काफ़ी खत्म हो जाती है दिक्कतें, बट इस फिगर को भी आप याद रख लोगे तो अभी आपका काम चल जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा अकिंचन, उसे कहते हैं अकिंचन। लंबोदर में कौन सा समास है, देखिए अव्ययभाव समास में मैंने आपको क्या बताया था, यथा, पति और बे। कर्मधारय समाज में क्या आता है, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान। द्विगु समाज जो होते हैं वो संख्यापद होते हैं। बहुव्रीहि समाज में एक अन्य शब्द, तीसरे शब्द की उत्पत्ति होती है, ऐसा लिखना बेहतर है, तीसरे शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समाज में एक अन्य तीसरे शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। चौकन्ना होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, चौकन्ना होना मतलब सावधान हो जाना, एकदम से हम चौकन्ने हो गए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये किस अलंकार के भेद हैं, बताइए। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आप लोगों से, और इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को भले ही 1 मिनट और दे भी दूंगा कि हाँ आप लोग इस वाले क्वेश्चन का जवाब मुझे निकाल के सोच के बताओ, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा यमक और श्लेष वगैरह किसके हैं, है ना। एक क्वेश्चन कभी भी एक ही चीज़ को नहीं दिखाता, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बताइए। देखिए
आप लोगों को अभी मैंने थोड़ा ही पहले क्या बताया था सर, जो हमारे अलंकार होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सर कौन कौन से? सर एक तो हमारा अलंकार होता है शब्दालंकार, एक अर्थालंकार होता है और एक उभयालंकार होता है। देखो तीनों के नाम आपके सामने यहाँ पर हैं, तीनों के नाम यहाँ पे मैंने आप लोगों को आपके सामने दे रखे हैं कि हाँ ये अलंकार रहते हैं। अब मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, विप्सा अलंकार, प्रश्न अलंकार या पुनरोक्ति अलंकार, ये आपके शब्द अलंकार हैं। इसके अलावा आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, दीपक अलंकार, ये मानवीकरण भी, दीपक भी, अतिशयोक्ति भी, भ्रांतिमान भी, ये आपके अर्थालंकार हैं। और उभयालंकार का अर्थ होता है दोनों का मिक्सअप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थालंकार होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों ने सही बताया है। निशा में विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं? 1 वर्ड आएगा इसका, निशाचर। निशा में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? निशाचर। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? तो उसका राइट आंसर होगा दुस, दुस। ठीक है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। संयोग का मतलब होता है जब हीरो हीरोइन मिलते हैं, और वियोग का मतलब होता है जब हीरो हीरोइन बिछड़ जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था, श्रृंगार रस ही हम लोगों का जो रहता है वो नायक नायिका का प्रेम होता है, और इसे रसराज भी कहते हैं। इसको बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, इसे रसराज भी कहते हैं, यानी कि रसों का राजा। पेपर में आपसे क्वेश्चन आता है रसों का राजा कौन होता है, तो उसका राइट आंसर होगा सर श्रृंगार रस होता है। हमारे यहाँ पे रसों की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ पे रस 11 होते हैं। ठीक है ना, पहले शुरुआत में 8 थे, बाद में 9वां रस जुड़ा, शांत रस, फिर 10वां रस जुड़ा, फिर 11वां रस जुड़ा। 10वां रस जुड़ा था वात्सल्य, उसके बाद जुड़ा था भक्ति। ठीक है, शुरुआत में 8 रस थे। उष्ण का विलोम क्या होगा? उष्ण मतलब गर्मी हो रही है यार, बहुत गर्मी है आजकल। क्या चल रहा है आजकल? तो ठंड चल रही है। अब बोलोगे फॉग चल रहा है, शीत। चलो, हिंदी वर्णमालाओं में अयोगवा वर्ण कौन सा है? अयोगवा की बात हम लोगों ने करी थी। अयोगवा कितने होते हैं सर? 2 होते हैं, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। मैं नाम भी बता दूं, इससे आप लोगों के दिमाग में बना रहेगा। रिवाइज कैसे होता है? रिवाइज ऐसे ही तो होता है, 2 बार एक एक चीज़ को पढ़ोगे तो दिमाग में वो बैठ जाएगी बस। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शुरुआत के आरंभ में, मतलब स्टार्टिंग में। रस की उत्पत्ति क्या होती है? रस की उत्पत्ति में ये चारों ही जरूरी हैं। देखिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले एक विभाव होगा। विभाव वो होता है जो एक्शन करता है। जैसे आप कॉमेडी नाइट विद कपिल देखते हो, इसको एक एग्जांपल से जान रहा हूँ। हाँ सर, तो कॉमेडी नाइट विद कपिल जब आप देखते हो तो जो कपिल शर्मा है वो कॉमेडी करता है, तो वो विभाव है। यहाँ पे कपिल शर्मा क्या है? विभाव है। ठीक है, इसके बाद में क्या है सर? अनुभाव क्या होता है? उसका एक्शन अनुभाव है, मतलब जो जो भी हरकतें करता है, जो भी शरीर का एक्शन दिखता है वो। इसके अलावा संचारी भाव। अच्छा, जब आप उसका एपिसोड देखते हो तो क्या केवल आपको हंसी आती है? नहीं सर, कभी कभी हम इमोशन भी हो जाते हैं, ऐसी भी बातें आती हैं उसमें। कभी कभी हम सैड भी हो जाते हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कभी कभी हम स्माइल पास करते हैं, इमोशनल वाला हिसाब या सैड वाला हिसाब, या दूसरी आती जाती रहती हैं फीलिंग्स, है ना। तो वो संचारी भाव है, जो फीलिंग आती जाती रहती है। लेकिन जो फिक्स फीलिंग रहती है, जो रहती है कॉमेडी की, यानी कि हंसी की। ठीक है, तो जो एक फिक्स फीलिंग रहती है वो होती है स्थायी भाव। तो एक रस के 4 भाग होते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। अटका बनिया दे उधार, दबाव पड़ने पे सब कुछ करना पड़ता है। थोता जना बाजे घना, गुणहीन होने पे भी गुणों का दिखावा करना। दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है? विद्युत, मतलब बिजली। प्रसून का पर्यायवाची क्या होता है? तो बहुत सारे लोग प्रसून को पिशाच कह देते हैं, इसका राइट आंसर होगा चुगलखोर होता है। क्या होता है? चुगलखोर मतलब चुगली करने वाला। ठीक है, चलिए। अंश और अंश का अर्थ क्या होता है? अंश का मतलब होता है वो उसका अंश है, मतलब वो उसका भाग है, और अंश का मतलब होता है अंश मेरा उतर गया, मतलब मेरा कंधा उतर गया। अगला,
अनुमान का मतलब क्या है? अनुमान का मतलब होता है तर्क से लिया गया निश्चय, और प्राकलन का अर्थ होता है गणना के आधार पर लिया गया निर्णय। देखो, जब आप अपनी समझ के हिसाब से एक निर्णय लेते हो तो वो आप अनुमान लगाते हो, मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि वो लोग वहाँ से आएंगे, वो लोग यहाँ से आएंगे। लेकिन जब आप पूरी कैलकुलेशन करने के बाद गणना के आधार पर निर्णय लेते हो तो उसे प्राकलन कहते हैं। सरकार स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? तो इसका जवाब होगा सरकार स्त्रीलिंग है। सर ऐसा क्यों? आप किसी भी चीज़ को बोल के देखा करो, सरकार गिर गई, सरकार बन गई, सरकार बदल गई, या जैसे भी आप बोलना चाहो। तो जैसे घी आपने बोला तो ये स्त्रीलिंग है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ दूध फैल गया तो दूध पुल्लिंग है, दही फैल गया, दही फट गया, पानी गिर गया, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों सर गुरुजी ये पुल्लिंग है। तो आप लोग बोल के अगर देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इससे बाहर आपको नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है, चलिए। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों? अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें आप एक ही वर्ण की कई बार लगातार आवर्ती होती है। स स स स स, इसमें सा की आवर्ती है ना। रघुपति राघव राजा नाम, सा की आवर्ती है ना। चारूचंद की चंचल थिलने केल नहीं है जल थल में, चाचा चाच की आवर्ती है। तो आदर देने या बड़प्पन हेतु किस वचन का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा सदा बहुवचन। सर सदा बहुवचन क्यों? जैसे एक लड़का शब्द होता है, लड़के का लड़के बन सकता है, तो ये एक वचन है, और ये क्या है? ये बहुवचन है, ठीक है। लेकिन आदर देने के लिए कभी भी एक वचन यूज ही नहीं होगा, तो जिसका कभी एक वचन नहीं बनता वो सदा बहुवचन कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सदा बहुवचन। किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? देखो, तालु से जो उच्चारण होता है वो चा वर्ग का होता है, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज वगैरह का, लेकिन वो उसमें है नहीं। तो शाह षटकोण इज द राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, इसको मैं याद करा दे रहा हूँ जिससे दिक्कत ना हो। आप किस भाषा का शब्द है? आप, तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा का शब्द है। अरबी भाषा वाले शब्द ऐसे वाले होते हैं, ये देखिए ना, ये नीचे लगा होता है, वो वाले होते हैं। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, हिंट दिया है मैंने, सोचो बताओ भाई। देखो, ऐसे कुछ क्वेश्चन के जवाब तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ही दो, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार इस बच्चे ने दे दिया, मतलब इसने कुछ सीखा है, मुझसे कुछ पढ़ा है। तो कौन आ रहा है हमसे जवाब देने? तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा वाच्य। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्ता, कर्म और भाव, ठीक है। उससे दौड़ा नहीं जाता, कौन सा बात है? कृतवाच्य होगा क्या? कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, और मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे भागा नहीं जाता, ये कैसा होता है? ये भाव होता है। भाव इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शंस को भी लेके चलते चलो तो आपको और ज़्यादा समझ में आता जाएगा। नववर्ष मंगल में हो, ये किस तरह का वाक्य है? ये इच्छावाचक है, विधानवाचक नहीं होगा। विधान होता तो वो जो कन्फर्म है वो विधान होता है, इच्छा मतलब जो इच्छा रहती है, ठीक है। खेत रहना, इसका मतलब होता है शहीद हो जाना, शहीद हो जाना। गृह कलेश का समास विग्रह क्या है? घर में कलेश। गृह कलेश मतलब घर में कलेश, घर के लिए नहीं, घर में कलेश। अंध का भाववाचक क्या होगा? अंधा नहीं होगा, अंधकार होगा। देखो, भाववाचक हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं जिससे आप टच नहीं कर सकते। अंधे को आप टच कर सकते हैं, भाई तुम अंधे हो, अच्छा सॉरी माफ करिएगा, है ना। तो अंधकार इज द राइट आंसर। बचपन में याद है हम शक्तिमान देखते तो उसमें आता था अंधेरा कायम रहे महामहिम तमराज किलविश, है ना। तो ये जो तमराज शब्द है, तो ये तम का मतलब भी क्या होता है? अंधेरा ही होता है। तो सेंटेंस बड़े छांट छांट के बनाए गए थे, वर्ड भी उस टाइम के भी, तो ठीक है। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? देखो, अब ये क्वेश्चन बड़ा गया आ गया। स्थानीय भाषा के शब्द देशज शब्द थे। अगर मैं बात करता हूँ अशुद्ध रूप, आप लोगों के तद्भव थे, लेकिन जो संस्कृत के शब्द होंगे वो क्या होंगे? तत्सम होंगे। ये क्या थे? ये सब अशुद्ध रूप थे। मैं एक बार लिख भी दूँ जिससे आप लोगों को और फायदा रहे। अशुद्ध रूप आपके क्या थे? तद्भव, अशुद्ध रूप हिंदी का। देशज शब्द क्या है? जो स्थानीय भाषा के शब्द है, ठीक है ना। चलिए, संबोध का अर्थ क्या होता है? संबोध का मतलब होता है किसी को पुकारने के लिए जो हम बोलते हैं संबोध करना। हेलो, इधर आओ, उधर जाओ, सुनो, इधर आओ।
ठीक है। तो देखो, उसको संबोधन कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट मैंने करा, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, संबोधन कहते हैं, उसे संबोध नहीं कहते। नहीं नहीं, आप लोगों का यहाँ पे बी इज द रॉन्ग आंसर, बी गलत होगा, उसे संबोधन कहते हैं, ठीक है। देखो चीज़ों को समझते चलो। अगर ये नहीं होता तो मैं डी भी लगा देता, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, अभी मैंने ध्यान दिया ढंग से। तो उसे संबोधन कहते हैं जब आप किसी को पुकारने के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अच्छी और पूर्ण जानकारी किसी चीज़ की है, मतलब किसी चीज़ की पूर्ण जानकारी है, तो उसे बोलते हैं संबोध। हमें इससे ये संबोध मिला है, हमें इससे ज्ञान मिला है। संबोधन अगर होता है तो पुकारने के लिए शब्द होते हैं, और अच्छी या पूर्ण जानकारी मिल रही है तो डी आंसर, डी होगा, डी होगा, डी अगेन बोल रहा हूँ, बी नहीं होगा, डी होगा, है ना। सोच समझ के हम लोग चलते हैं आगे, ज़रूरी भी रहेगा, तो इससे हम लोगों का रिदम सही बना रहे। अगला, संजीदगी का अर्थ क्या होता है? वो बहुत ही संजीदा इंसान है, इसका मतलब उसके आचरण विचारों में गंभीरता है, वो बहुत ही संजीदा इंसान है। शिलोत्कीर्ण क्या होगा? शिलोत्कीर्ण का मतलब होता है चट्टान पे उखेड़ा हुआ। अगर कोई चीज़ चट्टान पे उखेड़ दी जाए, मतलब बना दी जाए, तो उसे कहते हैं शिलोत्कीर्ण। महाधिवक्ता, राज्य का प्रमुख अधिकारी या एडवोकेट जनरल को महाधिवक्ता कहते हैं। प्रेप्सु, प्रेप्सु का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए इच्छुक या इच्छा या प्रयत्न। इच्छुक, जो प्राप्त करने का इच्छुक होता है, यानी कि पर्सन है। देखो, मैं प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ तो उस इच्छा को प्रेप्सु नहीं कहते। मैं प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे प्रेप्सु कहेंगे, ठीक है ना। मेरी कोशिश को भी प्रेप्सु नहीं कहेंगे। अगर मान लो मैं कोशिश कर रहा हूँ पाने की, तो वो भी प्रेप्सु नहीं कहलाती। इसका आप लोगों को जो मुझे बताना है वो बताना है, इसका राइट ऑर्डर क्या बनेगा जब आप चीज़ों को मिला के इसमें रखेंगे। मैं खुद को हाइड कर दूँ जिससे आप लोगों को दिखता रहे। यहाँ पे आप लोगों को इसका राइट ऑर्डर मेंटेन करना है। पहले आप लोग इसे पढ़ लो आराम से, ऐसी कोई हौच पौच कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले आप लोग इसे पढ़ो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल नहीं की थी, उनके लिए क्या स्वर्ग क्या नरक, यहाँ पे नरका नहीं आएगा, नरक आएगा। क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रशंसापूर्वक चले गए। तो इसका राइट ऑर्डर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट का खेल है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सभी सी से शुरू हो रहे हैं, तो सी तो आएगा ही आएगा। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, एक ब्रह्मज्ञानी इंसान के लिए क्या स्वर्ग क्या नरक, उस प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो यहाँ पे जो आप लोगों का राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी एकदम सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सुजान किस कवि की प्रेयसी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घरान, ठीक है। अगला, सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में, और ये किसके कहने पे हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पे हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसके कहने पे हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये बड़े ही पॉपुलर इंसान की आत्मकथा है, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। इनकी मधुशाला भी बड़ी फेमस है, और इनकी एक जो वो है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसको हमेशा आप मोटिवेशन के रूप में भी सुनते रह सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। गोता का और सिंधु में गोते लगाता है, खाली हाथ कई बार आता है, मिलते नहीं सहजी मोती पानी में, भरता इसी बात में उत्साह उसका इसी हैरानी में, मुट्ठी लेकिन खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मोटिवेट रहो, बड़े ज़रूरी है यार, और स्पेशली उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आपके पास अभी काम नहीं है, नौकरी नहीं है, और तभी तैयारी कर रहे हो चीज़ों की। उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन और एक स्टेप ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए, मैला आंचल, देखो मैला आंचल फणीश्वर दास चिड़ू ने लिखी थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा मैला आंचल किसने लिखी थी, फणीश्वर दास चिड़ू ने लिखी थी, बहुत सारे लोग जानते होंगे। क्वेश्चन ये है मैला आंचल के मुख्य पात्र कौन थे? तो मुख्य पात्र कौन थे? डॉक्टर प्रशांत बनर्जी थे। अगला, उंगली पे नाचना, यहाँ पे नाचना है, नचाना नहीं है। तो इसका मतलब होगा किसी की इच्छा अनुसार चलना। जब आप किसी की इच्छा अनुसार चलते हो तो उसका मतलब होता है आप किसी की उंगली पे नाच रहे हो।
किसी की इच्छा अनुसार चलना, नोट अ चलाना, इट्स अ चलना। जब आप किसी की इच्छा अनुसार चलते हो तो उसकी उंगली पे आप नाच रहे होते हो। ठीक है, फटाफट से आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये है आज आपका लास्ट क्वेश्चन, वीर किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आप सबको बताया रसराज किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो बस इसी के साथ आज सेशन का एंड करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा सेशन कैसा रहा। हिंदी की डेली क्लास आप लोगों की चल रही है मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक। कितने बजे? 3 to 4, 3 से 4 आप हिंदी की क्लास के लिए मेरे साथ डेली ज्वाइन करिए, मेहनत करिए। हरिवंश राय जी की कविता भी अभी हम लोगों ने सुनी, तो मेहनत का और कोई तोड़ नहीं है। और जब आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो सब चीज़ें सफल हो जाएंगी। ऐसा कोई भी नहीं होता एक दिन में सब सफल किसी का नहीं हुआ, और एक दिन में सब असफल भी किसी का नहीं हुआ। हम सभी लोग अपनी सफलता विफलता का जानते हैं, और सफलता का केवल एक ही रहस्य है कि सामने वाले ने मेहनत करी है, और कोई नहीं, है ना। पका पकाया नौकरी किसी को नहीं मिलता, वो भी सरकारी, गवर्नमेंट जॉब कई लोगों का ड्रीम है। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, और आप लोगों से अब मुलाकात होगी अगले दिन, मतलब सोमवार से शनिवार में 3 से 4 हिंदी क्लास के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें और खुश रहें। और अगेन सभी को हैप्पी मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।